391 मेथड्स फॉर सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के पार्ट्स आने बहुत ज़रूरी हैं आपको, तभी बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। और स्टूडेंट्स इस चैप्टर में इंटीग्रेशन का बहुत यूज़ होगा, ठीक है ना। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे इंटीग्रेशन का यूज़ होगा। तो वैसे तो मैं आपको बताता चलूँगा, बट इंटीग्रेशन के बेसिक्स थोड़े से आपको आने चाहिए। और एक बार इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन के जो भी फॉर्मूले आपने पढ़े थे वहाँ पे, उसको रिवाइज़ कर लीजिए। वैसे तो मैं बताता चलूँगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं कि मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका क्या मतलब है। देखिए स्टूडेंट्स, हमको कोई फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी, उसको हमें सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने का क्या मतलब है, हमें ये बताना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन जिन फैमिली ऑफ कर्व्स को बता रही, ठीक है। हमको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, फैमिली ऑफ कर्व्स। मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या है ये हमें निकालना है। या मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन किसी फैमिली ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उस पैराबोला का हमें इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी रहेगी किसी भी फैमिली ऑफ कर्व्स की, और हमें बताना होगा कि ये डिफरेंशियल किस फैमिली ऑफ कर्व्स की है। ये हम कैसे बताएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी कि y की वैल्यू निकालेंगे x के टर्म्स में। ओके, तब हमें पता चलेगा कि कौन सी फैमिली ऑफ कर्व्स को दिखा रहा है दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड जो कि हम 9.4 में करेंगे, ठीक है। फर्स्ट मेथड का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। देखिए स्टूडेंट्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या कि डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, मतलब दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है कौन से मेथड से, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। अब ये क्या होता है, आइए एक एल्गोरिथम की तरफ की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आपको एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। इसका क्या मतलब है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कोई आपको एक फंक्शन दिया होगा, ठीक है, जिस फंक्शन में x भी शामिल है और y भी शामिल है। अगर आप किसी तरीके से इस फंक्शन को, अगर आप किसी तरीके से ये f ऑफ एक्स वाई को किसी भी तरीके से, मतलब कुछ भी अलजेब्रा वगैरह लगाकर, अगर आप इस f ऑफ एक्स कॉमा वाई को आप ऐसा ले हो, कैसा, h ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई टाइप का, अगर आप ऐसा ले हो, ठीक है ना। मतलब ये जो x और y का फंक्शन था ना, इसको अलजेब्रिकली आप सॉल्व करके, जो भी 9th-10th में हमने अलजेब्रा पढ़ी है उससे सॉल्व करके यदि आप ऐसा ले हो, कैसा, दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में ले हो, एक x का फंक्शन हो जाए जिसको h ऑफ एक्स बोलेंगे, और दूसरा y का फंक्शन हो जाए जिसको g ऑफ y बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, ये जो है ये x का फंक्शन बन गया और ये y का। अब हम क्या करेंगे, x के फंक्शन को और y, सॉरी, x के फंक्शनों को और y के फंक्शन को अब हम सेपरेट कर लेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स। अच्छा, सेपरेट करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे ये डी वाई बाई डी एक्स जो होता है ना स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, उसको आप फॉलो करिएगा। मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर में हम डी वाई को एज अ क्वान्टिटी सोचेंगे कि डी वाई एक क्या है, एक तरीके की क्वांटिटी है। डी वाई क्या है, एक तरीके की क्वांटिटी है, ठीक है। और डी एक्स भी क्या है, एक तरीके की क्वांटिटी, ये हम मान के चलेंगे। अब ये क्या बोल दिया मैंने, इसका मतलब समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपने 9th क्लास में पढ़ा था a अपॉन बी इज इक्वल्स टू 2। देखिए a कोई क्वांटिटी है, b कोई क्वांटिटी, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा सकते थे ना, b को उधर भेज देते थे तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाता था, 2b। ठीक उसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 दिया है आपको, तो आप इस dx को आप सोच सकते हो एक छोटी सी क्वांटिटी, ठीक है, ये भी एक क्वांटिटी, तो आप इसको ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उधर भेज सकते हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डी वाई इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ये डी एक्स को आपने उधर भेज दिया। ये इस चैप्टर में हम बहुत किया करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा हम कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए अगला क्या होगा, डी वाई को तो हमने इधर ही रहने दिया, ठीक है, और इस डी एक्स को हमने उधर भेज दिया। तो देखिए h ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, ये डी एक्स को हम, सॉरी इज इक्वल्स टू बोल रहा हूँ, ये डी एक्स उधर चला जाएगा तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये डी वाई, ठीक है, तो डी वाई के साथ आपको हमेशा किसको भेजना है, y के फंक्शन को। तो ये g ऑफ y को आप, g ऑफ y इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि
डी वाई के नीचे हो जाएगा यहाँ जी ऑफ वाई, ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या बचा, एच ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बचा, नॉट डी ऑफ एक्स। अब देखिए स्टूडेंट, जब आप यहाँ तक आ जाएंगे इसी मेथड को, ठीक है, या इसी स्टेप को, ये जो हमने किया है, इस स्टेप को हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, मतलब जो x का फंक्शन था वो हमने dx के पास भेज दिया, और जो y का फंक्शन था वो हमने dy के पास भेज दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या करना है आपको, अभी मैं एग्जांपल लूँगा ना, क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ये तो बस मैं एल्गोरिथम आपको बता रहा हूँ। अब इसमें क्या करना है, इसमें ना इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड आप इंटीग्रेट करोगे, लेफ्ट में भी इंटीग्रेट करोगे और राइट में भी इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। लेफ्ट में आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, राइट हैंड साइड में आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे। अब देखिए, मान लीजिए कि ये जो आपने इंटीग्रेशन किया, इसका मतलब समझते हो आप, इसका मतलब है ये 1/g ऑफ y लिखा है, क्या लिखा है एक्चुअल में, 1/g ऑफ y लिखा है इंटू dy। अब देखिए 1/g ऑफ y का कुछ भी इंटीग्रेशन होता होगा, ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके कितना आता है, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके आता है मान लीजिए कैपिटल G ऑफ y आता है मान लीजिए, ठीक। और स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कांस्टेंट भी आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो सपोज यहाँ कांस्टेंट C1 आता है, ठीक है। इसी तरीके से h ऑफ x का इंटीग्रेशन कुछ तो आता होगा, मान लीजिए h ऑफ x आता है। अब देखो ये x का फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन भी तो x का फंक्शन ही होगा ना, ठीक है, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, सपोज वो क्या है, C2 है। अब देखिए स्टूडेंट, आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हो तो एक कांस्टेंट यहाँ से आता है, एक कांस्टेंट यहाँ से आता है। अब सुनिए, इस कांस्टेंट C1 को यदि आप उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको यहीं से उधर भेज देता हूँ, C2 माइनस C1। देखिए स्टूडेंट्स, एक कांस्टेंट यहाँ आता है, एक कांस्टेंट वहाँ आता है, ठीक है। दो कांस्टेंट लिखने की बजाय हम लोग क्या किया करेंगे, हम एक ही कांस्टेंट लिखा करेंगे, यानी कि g ऑफ y इज इक्वल्स टू h ऑफ x प्लस C2 माइनस C1, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, चाहे जितने कांस्टेंट आ जाएं, सभी कांस्टेंट मिलके। अरे भाई जैसे मान लो आपके पास एक कांस्टेंट 4 है और एक 3 है, तो 4 माइनस 3 1 ही तो होगा, 1 भी तो एक कांस्टेंट है, यानी कि C2 माइनस C1 भी एक कांस्टेंट होगा। तो हम लोग स्टूडेंट ये सब C1 C2 नहीं दिखाया करेंगे, हम लोग हमेशा एक ही कांस्टेंट लिखा करेंगे, कैपिटल C। इसी कांस्टेंट में सभी शामिल होंगे, मतलब सभी कांस्टेंट मिलके कांस्टेंट बनाएंगे ना, तो ये कांस्टेंट हम C लिखा करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो कैपिटल G ऑफ x और कैपिटल G ऑफ y कैपिटल G ऑफ y और कैपिटल H ऑफ x आए हुए हैं, इनको बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। ये G ऑफ y जो है, G ऑफ y इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/g ऑफ y एंड H ऑफ x इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ H ऑफ x, ठीक है ना। एंटी डेरिवेटिव मतलब इसका इंटीग्रेशन इतना है, मतलब H ऑफ x का इंटीग्रेशन कैपिटल H ऑफ x से, और 1/g ऑफ y का इंटीग्रेशन कैपिटल G ऑफ y, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, जिन बच्चों को ये आया नहीं है, कोई परेशान होने की ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको ले चलता हूँ एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ, तो आपको और इस एल्गोरिथम को मैं लिखे रहने देता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 9 आप सभी बच्चे अपनी NCERT बुक में खोल लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 9 से मैं आपको बेस्ट तरीके से समझा देता हूँ इसको। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 में आपको क्या बोलता है, आपको बोलता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, और इस क्वेश्चन में हम बहुत सारी बातें भी आपसे करेंगे अभी, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इज इक्वल्स टू x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई। स्टूडेंट ब्रैकेट में लिखा हुआ है y इज नॉट इक्वल्स टू 2। देखिए ये तो लिखा ही रहेगा, क्योंकि अगर y का वैल्यू 2 हो जाएगा, है ना, यहाँ रखो, y का वैल्यू 2 हो जाएगा तो 2 माइनस 2 नीचे 0 हो जाएगा, और x प्लस 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। तो ये जो dy बाई dx है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो dy बाई dx नॉट डिफाइंड ना हो, इसलिए उन्होंने बोला है कि y 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसका कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन में, इसको आप छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पर आपको कहीं पर x का फंक्शन दिख रहा है, तो जवाब है हाँ। ये देखो, ये जो है x प्लस 1 ये x का फंक्शन है, और 2 माइनस वाई ये y का फंक्शन है, ठीक है। अब क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो इसमें कि y वाला जो पोर्शन है उसको dy के पास ले आओ, और x वाला जो पोर्शन है उसको dx की तरफ ले आओ। बिल्कुल स्टूडेंट्स, हम ऐसा कर सकते हैं, सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए तब भी हो जाएगा, या नहीं कराना चाहते हो तो मैं ये आपको स्टेप टू स्टेप करके दिखाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, पहले मैंने लिखा यहाँ dy बाई dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन 2 माइनस वाई। अब देखिए dy के पास मेरे को 2 माइनस वाई को भेजना है, क्योंकि ये y वाला है ना, तो ये dy के पास आएगा, ठीक है। वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हैं, dy के पास y वाली चीज़ें भेज देंगे और
dx के पास x वाली। तो देखिए स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड 2 - y से मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाइंग बाय 2 - y बोथ साइड। इधर भी हमने 2 - y से मल्टीप्लाई किया और इधर भी हमने 2 - y से मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बचा आपके पास 2 - y dx, सॉरी 2 - y इंटू dy अपॉन में क्या बचा dx इज इक्वल्स टू x + 1। अब देखिए स्टूडेंट थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात करी थी यहाँ पर कि इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, dy को एक क्वांटिटी अज्यूम करेंगे, dx को भी एक क्वांटिटी अज्यूम करेंगे। तो इस dx को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उधर भेज सकते हैं, सही है स्टूडेंट्स। तो देखिए इस dx को यदि हम क्रॉस करा के उधर भेज दें तो इधर हो जाएगा इंटू dx, ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब ध्यान से चेक कर लीजिए, वेरिएबल सेपरेट हो गए, ठीक है। चेक करिए, dy के पास y का फंक्शन आ गया, ये देखिए dy के पास ये फंक्शन ऑफ y है ना, आ गया। और dx के पास x का फंक्शन h(x) आ गया, ये h(x) है, ठीक है। इस एल्गोरिथम से आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, बस आपको वेरिएबल सेपरेट करने आने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कुछ नहीं करना है, अब हम लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये हमने इधर भी इंटीग्रेट किया और इधर भी इंटीग्रेट किया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इंटीग्रेशन करते हैं हम। इंटीग्रेशन देखिए ये 2 - y है ना, तो 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में 2y हो जाएगा, इतना नहीं पता क्या। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 2 dy ऐसे लिखा हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dy ये कितना होता है, dy का इंटीग्रेशन जिन बच्चों को नहीं पता है सुन ले, y होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 2 dy, ये dy अंदर मल्टीप्लाई करेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y, अरे ऐसा होगा यार, लॉ करके दिखा देता हूँ, एक इंटीग्रेशन ऑफ 2 dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y, बस इतना बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू, इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ ये ऑपरेटर जो है dx ना, ये x पे भी लगेगा और 1 पे भी, तो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ 1 इंटू dx, और 1 इंटू dx का मतलब dx आ जाएगा, क्योंकि dx को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो dx ही तो आएगा, ठीक है। अब ये 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, जिन बच्चों को इंटीग्रेशन आता है वो फटाफट कर लें। अब देखिए स्टूडेंट्स 2 तो ऐसे ही रहेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dy y होता है माइनस y का इंटीग्रेशन कितना होता है, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, y की पावर यहाँ 1 है ना, तो y की पावर में 1 ऐड कर दो, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, तो y की पावर में 1 ऐड कर दिया, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, तो आ गया। इंटीग्रेशन तो आता होगा इतना आप लोगों को, y² हो गया है। अब सुनिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो इंटीग्रेशन किया है कॉन्स्टेंट c1 आता होगा, उसको भी मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर में 1 जोड़ दो, यानी कि x² जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, प्लस dx का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है ना। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, जैसे dy का y होता है वैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है। अब एक स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्स्टेंट आया होगा c2, तो अब मैं c1 c2 ना लिख कर सिर्फ क्या लिख दे रहा हूँ, कैपिटल C, क्योंकि c1 c2 आपस में उनको कैलकुलेट किया गया होगा, एक नया कांस्टेंट आया होगा, ठीक है, उसका नाम क्या है c, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखिए ये यहाँ पर एक इक्वेशन आ रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसको मैं एल्गोरिथम को तो अब रब करना पड़ेगा, कर देता हूँ, आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। देखिए स्टूडेंट्स अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ ब्रैकेट हमने लगाया, ठीक है, और यहाँ भी हमने ब्रैकेट लगाया। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट में भी 2 से करेंगे और ये राइट में भी 2 से कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये 2 2 ज़ा 4y हो जाएगा, 4y माइनस ये 2 अंदर जाएगा, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का y² इज इक्वल्स टू 2 अंदर जाएगा तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x² बचेगा, x² प्लस 2 इंटू x 2x प्लस 2 इंटू c 2c, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए मन चाहे तो इसको c1 लिख लीजिए आप, इस कांस्टेंट का नाम c1 दे दीजिए, पता है क्यों, क्योंकि जब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ ना c1 में, तो एक नया कांस्टेंट आएगा, उसको c बोल दीजिए आप, जैसा कि एनसीईआरटी में किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम इसको कर सकते हैं 4y माइनस y² इज इक्वल्स टू x² प्लस 2x प्लस इसकी जगह c लिख दीजिए, और एग्जामिनर को बता दीजिए कि वेयर कैपिटल C इज इक्वल्स टू 2c1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ऑफ द
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अब थोड़ा सा अगर रीअरेंज करना हो तो कर लो, जैसे कि एनसीईआरटी में इन्होंने किया हुआ है ना। क्या किया इन्होंने, इस पूरे को उधर भेज दो तो यहाँ लेफ्ट में 0 बच जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा उधर जाएगा, ध्यान दीजिएगा जरा, एक्स स्क्वायर तो था ही, ठीक, वाई स्क्वायर नेगेटिव उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर ये 2x, पहले x का टर्म लिखो, x की हाईएस्ट पावर वाला टर्म लिखो, फिर y की हाईएस्ट पावर वाला टर्म लिखो, है ना, फिर x लिखो, फिर y, ऐसे करके रीअरेंज करेंगे हम। तो 2x लिखा और ये 4y उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, -4y, और ये बचा +c। अब देखो 0 लेफ्ट में, तो ये तो कन्वेंशन होता नहीं कि 0 आप लेफ्ट में लिखो, तो इस पूरे को उठाओ, 0 को इक्वल रख दो, तो अब आपका फाइनल आंसर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस c इज इक्वल्स टू 0। देख लीजिए ये आंसर आ रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स देखिए, यही जो आपने ऐसा सॉल्यूशन निकाला था इंटीग्रेशन करके, ये सॉल्यूशन दिए गए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन था, ठीक है। आइए ये बात मैं आपको इस क्वेश्चन से समझाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आंसर आया आपका, ठीक है ना, इसमें कुछ बातें ध्यान दीजिए। आर्बिट्री कांस्टेंट कितने, केवल एक है। ये जो c है ये क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट, 9.3 तक क्या होता था, याद है आपको, 9.3 तक ये होता था कि आपको एक इक्वेशन दी रहती थी, उसमें जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते थे, ठीक है स्टूडेंट्स, उतनी बार डेरिवेटिव निकाल के हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते थे। मतलब पिछले जो 9.3 था उसमें हम यहाँ से यहाँ गए थे, ये हमने 9.3 में किया था। अब स्टूडेंट्स 9.4 में हम यहाँ से यहाँ आएंगे, ये 9.4 में किया करेंगे। यानी कि हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी जो किसी फैमिली ऑफ कर्व्स को बता रही होगी, ओके। तो हमको ये बताना है, इसको सॉल्व करके हमको ये बताना है कि वो कौन से फैमिली ऑफ कर्व्स को बता रही है भाई। तो सुनिए, ये इस फैमिली ऑफ कर्व को बता रही है, और मेरे ख्याल से तो ये सर्कल की इक्वेशन है, क्योंकि अब उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। सर्कल की इक्वेशन एक होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2, ऐसा करके एक इक्वेशन होता है, ठीक है। तो वही वाला इक्वेशन ही है, सर्कल का ही इक्वेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए वो आपसे पूछेंगे नहीं कि कौन सा कर्व है ना, किसको रिप्रेजेंट, ये नहीं पूछेंगे, बस आपको ये पूछेंगे इसका सॉल्यूशन बताओ। यानी कि ये जिस भी फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके कर्व का जनरल इक्वेशन बताओ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गई आपके पास जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट मैं इसको जनरल सॉल्यूशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि समझिए इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना था, एक था, ठीक है स्टूडेंट्स। जनरल सॉल्यूशन में इसलिए बोल रहा हूँ, जरा गौर करिएगा। देखिए स्टूडेंट, अगर इस इक्वेशन में मैं कांस्टेंट c की वैल्यू पुट करूँ कुछ ना कुछ, ठीक है, तो एक वैल्यू पुट करूँगा तो ये एक बार में एक कर्व को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कैसे करोगे, c का कुछ ना कुछ वैल्यू ले लो, अपने मन से कुछ भी ले लो, और x की वैल्यू डालते जाओ, y निकालते जाओ, तो x, y आएगा, तो आपको ऐसे करके कोई कर्व प्लॉट हो जाएगा, लेट अस से कोई सर्कल प्लॉट हो जाएगा। वो तो प्लॉट करके देखना पड़ेगा भाई, c की कुछ वैल्यू ले लो, x की वैल्यू रखते जाओ, y की आती जाएगी, y निकालते जाओगे आप, ठीक है। x1 रखो, y कुछ आएगा उसको लिख लो, x2 रखो, y कुछ आएगा उसको रख लो, और c का वैल्यू कुछ फिक्स कर लो, ठीक है स्टूडेंट। तो एक कर्व यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन खास बात ये है कि एक जनरल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है, तो क्या हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, समझिएगा मेरी बात। एक्चुअल में ये तो जनरल सॉल्यूशन है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसा दिखता, समझिए जरा मेरी बात को। जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमने पिछले चैप्टर में भी बात करी है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा। यानी कि यदि इस आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाए हमको, तो यही सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, जनरल सॉल्यूशन की जगह पर हम इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि मान लीजिए कि c का वैल्यू 2 है, मान लीजिए यहाँ c नहीं आया होता 2, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहाँ 5 आया होता, मान लीजिए ऐसे, ठीक। तो ये ना, ये जनरल सॉल्यूशन नहीं होता, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। क्यों, क्योंकि c का वैल्यू भी आ गया, तो अभी तो c नहीं आया, c लिखते हैं। सुनिए स्टूडेंट, तो सवाल ये है कि ये c जो आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए ना आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशन दी रहती हैं, और उन कंडीशंस की हेल्प से कभी कभी हम उनको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी बोलते हैं हायर क्लासेस में, ठीक है। बट जो भी हो,
आपको कभी कभी कुछ कंडीशन दी होती है, उन कंडीशंस की हेल्प से हम ना कांस्टेंट या आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी को निकाल कर वापस इसी इक्वेशन में रख देते हैं। तो यही इक्वेशन, मान लीजिए सी को हमने निकाला, दी गई कंडीशन से सी को हमने निकाला, C5 आया, तो हम यहाँ सी को रख देंगे, करेक्ट, सी की जगह हम 5 रख देंगे, और तब ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्यों कहलाएगी भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन? क्योंकि स्टूडेंट्स सर्कल तो बहुत सारे हैं, मतलब इस कर्व से दिखाई गई कर्व तो बहुत सारे हैं, लेकिन सी का वैल्यू फिक्स करने पे ये एक ही कर्व को दिखाएगा, इसलिए इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला जाएगा स्टूडेंट्स।